तो अपन ने पढ़ लिया था होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, एनालोगस ऑर्गन के बारे में, अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में और अडेप्टिव कन्वर्जेंस के बारे में। आज अपन शुरू करेंगे अगला एविडेंस। जो अगला एविडेंस है वो है एविडेंस फ्रॉम दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बातें किसी को भी नहीं करनी है, चुप रहिए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इधर देखो सभी लोग ध्यान से। पहले के टाइम पर किसी एंसेस्टर में कोई एक ऑर्गन रहा होगा। ये क्या कोई एक ऑर्गन था जो कि कैसा था, फंक्शनल की नॉन फंक्शनल? फंक्शनल था। ठीक है, पहले के जो एंसेस्टर थे उसमें कोई भी ना कोई एक ऑर्गन रहा होगा और ये जो ऑर्गन था वो कैसा था? फंक्शनल था। कैसा था? फंक्शनल था। धीरे धीरे होले होले, कैसे कैसे? धीरे धीरे होले होले ये जो ऑर्गन है धीरे धीरे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। तो देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये वाला जो ऑर्गन है धीरे धीरे कैसा होता गया? रिड्यूस होता गया। कैसा होता गया? रिड्यूस हो गया। और आजकल की जो ह्यूमन स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज है? ह्यूमन स्पीशीज है, उनके अंदर ये जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट तो है, लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसी फॉर्म में प्रेजेंट है? रिड्यूस फॉर्म में। तो ये वही ऑर्गन था। कौन सा ऑर्गन? वही ऑर्गन, लेकिन अब कैसा प्रेजेंट है? किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रिड्यूस फॉर्म में। और इसी के साथ में ये कैसा हो चुका है? अब नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन फंक्शनल। तो अपन वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर डेफिनेशन बताऊं तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में कैसा था? प्रेजेंट था और हाईली डेवलप था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये जो ऑर्गन है धीरे धीरे कैसा होता गया? रिड्यूस होता गया और अब कैसा हो चुका है? ये नॉन फंक्शनल हो चुका है। क्या ये प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। देखो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आंखों में प्रेजेंट है, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? वाटर और डस्ट से आंखों को बचाने का काम। लेकिन आपके पास में अगर आंखों में पानी जाएगा तो आप हाथों से साफ कर सकते हो, मिट्टी जाएगी तो आप हाथों से साफ करते हो। इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का कोई भी काम नहीं है। दूसरा एग्जांपल बता दूं मैं, मसल ऑफ ईयर पिना। ये जो ईयर पिना होता है यहाँ पे मसल्स पाई जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कुछ लोग इस वाले को मूवमेंट करवा सकते हैं, ऐसे पकड़ के नहीं, बिना पकड़े ही, है ना? वो क्या होती है? मसल ऑफ ईयर पिना होती है। हाँ, कुछ लोग करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, बस करो, इधर आओ। मसल ऑफ ईयर पिना इसको बोला जाता है ऑरिक्यूलर मसल्स। कौन सी बोला जाता है? ऑरिक्यूलर मसल्स। एक तो नाम आपने सुना ही होगा अपेंडिक्स का, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कुछ एग्जांपल है किसके? वेस्टिजियल ऑर्गन के। किसके हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन के हैं। किसके हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन के हैं। किसके हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन के। नेक्स्ट एविडेंस नोट नहीं करना है अभी, सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिव लिंक। किससे? कनेक्टिव लिंक। ये तो आपको पता ही है, इससे क्या छुपाऊं मैं आपसे। हेलो, सुन रहा है ना तू? इधर ध्यान दे। कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या होता है? देखो, कोई एक ऑर्गेनिज्म था। कौन था? कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर कोई एक कैरेक्टर था, कोई एक फीचर था। ओके? अरे ओके ना? ठीक है। एक कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी था, उसके अंदर भी क्या था? कोई कैरेक्टर था, कोई फीचर था। ये वाला कौन सा है? लोअर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा है? लोअर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा है? लोअर ऑर्गेनिज्म है। और ये वाला कौन सा है? कौन सा है? हायर ऑर्गेनिज्म है। अब एक तीसरा ऑर्गेनिज्म आएगा। कौन आएगा? तीसरा ऑर्गेनिज्म आएगा और उसमें
ये वाला, ये मतलब इससे भी सिमिलरिटी शो करेगा और हायर वाले से भी शो करेगा। दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि आपने बहुत सारी कनेक्टिव लिंक का नाम तो सुना ही होगा। अरे सुना है क्या? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो बतानी है आपको। वायरस, वायरस किस किस के बीच की कनेक्टिव लिंक है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम बताएंगे, तुम्हें बताना है। दूसरा मैं बता देता हूं, यूग्लिना। इट इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर आपने एक नाम सुना होगा, प्रोटीरोस्पोंजिया। किस किस के बीच में है? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। स्पॉन्ज पोरीफेरा कोई तो बोला जाता है। फिर आपने एक और नाम सुना होगा, पेरीपेट्स। दैट इज बिटवीन एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। फिर आपने एक और नाम तो सुना ही होगा, नियोपिलीना। इट इज बिटवीन एनिलिडा मोलस्का। फिर आपने एक और नाम तो सुना ही होगा, मना मत कर देना, आर्कियोप्टेरिक्स। किस किस के बीच की है? रेप्टिलिया एंड बर्ड। फिर आपने एक और नाम तो सुना ही होगा, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। इट इज बिटवीन रेप्टिलिया और मैमल्स। अब यहाँ से आपको एक चीज और पता लग सकती है, अगर आप पता करना चाहो तो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? सुन रहे हो ना तुम? यहाँ से आप एक चीज और पता लगा सकते हो। क्या पता लगा सकते हो? कि रेप्टिलिया से ही बर्ड्स बने हैं, रेप्टिलिया से ही मैमल्स बने हैं। क्या कोई ऐसी कनेक्टिव लिंक का नाम पता है जो बर्ड्स और मैमल्स के बीच में हो? इससे देखो हमें क्या पता लगा कि रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच में भी कनेक्टिव लिंक है और रेप्टिलिया और मैमल्स के बीच में भी। मतलब दोनों के दोनों, बर्ड्स हो चाहे मैमल्स, दोनों ही कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? रेप्टिलिया से हुए हैं। किससे ओरिजिनेट हुए हैं? रेप्टिलिया से हुए हैं। किससे हुए हैं? रेप्टिलिया से। तो पहला एविडेंस कौन सा पढ़ा है अपन ने? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव लिंक। करो नोट। ओके सर। हाँ, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट एविडेंस किससे है? बायोकेमिस्ट्री से। देखो इधर अपन 3 ऑर्गेनिज्म लेते हैं यहाँ पर। एक तो कौन सा है? चिंपैंजी। आवाज आ रही है क्या? एक तो कौन सा है? चिंपैंजी। एक है मंकी और एक है ह्यूमन। गौर से देखिए कि जो प्रोटीन चिंपैंजी में पाई जाती है वही प्रोटीन मंकी में पाई जाती है, वही प्रोटीन ह्यूमन में पाई जाती है। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, ये अपन जो एविडेंस पढ़ रहे हैं वो किस चीज के पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन में कौन सा? केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजी एवोल्यूशन और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उस एक सिंगल सेल से सारे के सारे जो है वो कैसे बने हैं, मतलब कि हमारा कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है या नहीं है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो जो प्रोटीन चिंपैंजी में है वही मंकी में है, वही अपने अंदर होती है। अब देखो जो जीन चिंपैंजी में है वही मंकी में है, वही ह्यूमन में है। जो एंजाइम चिंपैंजी में है वही मंकी में है, वही ह्यूमन में है। इसका मतलब ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो मैं यहाँ पे लिख दूं
It shows common ancestry. Next evidence, important है बहुत, इंपॉर्टेंट है भाई और कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा, तो ध्यान से समझिए, बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। किससे? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है भाई? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते जिनका नाम था अर्नस्ट हैकर। क्या? अर्नस्ट हैकर। इन्होंने बताया था प्रोवाइड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। और इन्होंने बताया किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज that are common to all vertebrates are not present in adult। इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो किसमें मिलते हैं? सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल भी बताया था, ए रो ऑफ गिल स्लिट डेवलप बिहाइंड हेड। आज अगर अपन वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन से आ जाते हैं उसमें? फिश, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप और फिर एनिमल्स। ठीक है, तो जो गिल स्लिट पाई जाती है, आपने नाम सुना होगा फेरेंजियल गिल स्लिट का, क्लास 11 एनिमल किंगडम। फेरेंजियल गिल स्लिट है वो कहाँ पे डेवलप होती है? बिहाइंड दी हेड डेवलप होती है, बट दिस इज फंक्शनल इन ओनली fish, not found in adult of other vertebrates। अब बताओ जो फिश है वो एडल्ट है कि एम्ब्रियो है? एडल्ट है। ठीक है, तो ये जो गिल स्लिट है केवल और केवल किसमें पाई जाती है? फिश के एडल्ट में पाई जाती है, बाकियों के एडल्ट में नहीं पाई जाती है। और ऊपर क्या बात बोल दी थी कि सभी की सभी एम्ब्रियो में पाई जाती है, एडल्ट में नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे मिलने लग गई थी? एडल्ट में मिलने लग गई थी। तो खुद ने क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। मैंने क्या बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनो, अभी भी सुन लो, है ना? समझ में आएगा तो इधर ही आएगा, बाहर नहीं आएगा। इन्होंने बताया था कि जो भी कुछ सर्टेन जो फीचर्स होते हैं, सर्टेन जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे एम्ब्रियो में कैसे होते हैं? सेम होते हैं, एडल्ट में नहीं पाए जाते। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट होती है, अब ऊपर क्या लेता कि सारे के सारे जो एम्ब्रियो है वो सेम होते हैं। तो देखो उसको कैसे समझाया था इसने। मैंने 4 एम्ब्रियो बताए, आप इनमें से सेलेक्ट करके बताइए कौन से वाला रेप्टाइल्स का है, कौन से वाला फिश का है, कौन सा वाला एप्स का है, कौन सा वाला मैमल्स का है। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अब देखो
ये बताओ अब कौन सा किसका है, आप बता सकते हो क्या आप? ये क्या है? एम्फीबिया का है, ये फिश का है, ये मैमल्स का है और ये एप्स का है। क्या आप एम्ब्रियो को देख के बता सकते थे क्या? नहीं बता सकते थे। तो जो फीचर्स थे सारे के सारे कॉमन थे किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। लेकिन एडल्ट में कैसे हो चुके हैं? वो अलग अलग हो चुके हैं। तो ये बात थी कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं वो केवल केवल किस में पाए जाते हैं? फिश में पाए जाते हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड अंश ने एक और थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरी दी थी? रिकैपिचुलेशन थ्योरी। 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 इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करके मॉडिफाइड करके क्या बता दिया? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब पता है क्या? क्या होता है? नहीं वो उसको बताने दो पहले। नहीं आता? हाँ, ऑन्टोजेनी कोई बात नहीं है, जो भी आता है गलती आता है तुम्हें। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री, और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इसी थ्योरी को आगे चल करके बोला गया क्या? कौन सा लॉ बोलेंगे? बायोजेनेटिक लॉ। कौन सा बोलेंगे? बायोजेनेटिक लॉ। अब देखो हुआ क्या कि जब अर्नस्ट ने ये जो बातें बताई थी ना, इससे पहले एक और साइंटिस्ट आ चुके थे जिनका नाम था अर्नस्ट बॉर्नबियर। अर्नस्ट बॉर्नबियर इन्होंने बताया था, इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। ये पहले ही बता चुका था इस बात को, इसको पता नहीं था कि ये बात हो चुकी है। उसने ये बात बता दी थी, फिर इसने बताया था कि जाकर के पढ़ तो दिया कर एक बार। जब मैंने इसको पहले डिस्प्रूव कर दिया तो नई बात बता रहा है। ठीक है, डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक लॉ या फिर एम्ब्रियोलॉजी, stating that embryo never pass through the adult stage of other organ। देखो इधर इन्होंने क्या बताया था, देखो इसने और कि जो गिल्स होते हैं, क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, फिश में भी पाए जाते हैं। फिश क्या है? एडल्ट है कि एम्ब्रियो है? एडल्ट है। अब अगर अपन बात करते हैं कि एम्फीबिया का जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, वो एडल्ट है कि एम्ब्रियो है? एम्ब्रियो है, उसमें भी गिल्स पाए जाते हैं। तो उसने एक चीज तो इसकी सही फिट हो गई थी कि जो एडल्ट का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन के एम्ब्रियो में भी मिल जाता है, लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? आगे ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, और ये चीज को इसने पहले ही बोल दिया था कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। वो तो इसका तुक्का लग गया था कि वो फिश और एम्फीबिया वाला इसका सही निकल गया, इसलिए इसने तुक्का मार दिया था। और दिक्कत क्या कर दी थी, जब ये इसने पहले ही बता दिया था कि वो नहीं करता है, फिर भी भाई साहब चले आए और ये इतनी सारी रामायण बता दी थी। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि एम्ब्रियोलॉजी के सपोर्ट के लिए इवोल्यूशन का जो एविडेंस था वो किसने दिया था? अर्नस्ट हैकर ने दिया था। रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दी थी? अर्नस्ट हैकर ने दी थी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियोलॉजी का जो हिस्ट्री होती है वो किसको रिपीट करती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है रिपीट करना। क्या करना? रिपीट करना। ठीक है, और बायोजेनेटिक लॉ भी किसने दिया था? अर्नस्ट हैकर ने दिया था। इस थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया था? बॉर्नबियर ने किया था। यही क्वेश्चन आते हैं इससे।
और ये वाली जो लाइन है ये भी याद रख लेना। क्या करो नोट? ये तो पहले ही शुरू कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट है एविडेंस। हेडिंग लिखो भाई, एविडेंस फ्रॉम दी बायोजियोग्राफी। बातें नहीं करनी है, एविडेंस फ्रॉम दी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होती है, किसी को पता है? नहीं पता है, हम बता देते हैं। आर्ट के ऊपर लाइफ का जो चुप हो जाओ। एविडेंस फ्रॉम दी बायोजियोग्राफी, सही बोलते जब लोग चलते हैं। ठीक है। बायोजियोग्राफी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ plants and animals on the earth is known as biogeography। आपने कभी नाम सुना है कॉन्टिनेंट का? कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? 6 होते हैं। ये बात आज की नहीं है, आज 7 है, पहले कितने थे? 6 थे। तो देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे, बातें किसी को भी नहीं करनी है, फिर बोलोगे कि समझ में नहीं आया है। पढ़ने आते हो, पढ़ाई करो। स्टार्टिंग में क्या था, ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो एक सिंगल लैंड मास का पार्ट थे, जिसको बोल दिया जाता है क्या? पेंजिया। तो मैं नहीं बोलना, मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोलूं बोलने के लिए तब बोला करो। पेंजिया क्या था? ऑल दी कॉन्टिनेंट वर पार्ट ऑफ सिंगल लैंड मास। अब क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि इन ये जो स्पेस था ना, ये जो एक पूरा सिंगल लैंड मास था, वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। 1 2 3 पूछा मैंने 4 5 6। आगे बात करते हैं। ये जो 6 जो कॉन्टिनेंट बने हैं वो आपस में अलग अलग थे कि जुड़े हुए थे? अलग अलग थे। अब इनके बीच में पता है क्या भर गया था? पानी भर गया था। कौन सा वाला पानी? आज ब्लू है पानी पानी। और कौन सा वाटर था ये? सी वाटर था। कौन सा वाटर? सी वाटर। और इन 6 कॉन्टिनेंट में से ही एक कॉन्टिनेंट ऐसा था जिसमें हमारा इंडिया आता है, एशिया वाला। एशिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट था? ओरिएंटल। ओरिएंटल कौन सा कॉन्टिनेंट था? ओरिएंटल कॉन्टिनेंट, जिसमें क्या आ जाता है? एशिया। और एशिया में भी कौन? इंडिया। अब काम की बात। किसकी बात? काम की बात कि देखो इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट थे। तो एक क्या था? साउथ अमेरिका था। क्या था? साउथ अमेरिका। ये हम इधर की बात कर रहे हैं ना। अभी ये देखो 6 के 6 सारे इधर तो एक साथ ही रहते थे ना। अब इधर देखो जब अलग हुए तो क्या हुआ कि साउथ अमेरिका में पहले जो एनिमल्स थे वो थे कैसे कैसे? हॉर्स के जैसे। कैसे जैसे? हॉर्स के जैसे। हिप्पोपोटामस, रैबिट, ईटीसी के जैसे। लेकिन जब क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट
इस साउथ अमेरिका में कौन सा अमेरिका भी ज्वाइन हो गया? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ज्वाइंड साउथ अमेरिका। अब देखो अब क्या हुआ, एंड साउथ अमेरिका। अच्छा, एनिमल्स के लिए फ्लोरा यूज करते हैं कि फोना यूज करते हैं? फोना। was overridden by नॉर्थ अमेरिका fauna। इसका मतलब ये है कि देखो इस टाइम पे पहले दोनों साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका रहते थे, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया तो ये अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो जो साउथ अमेरिका था उसकी जगह उसमें कौन कौन आ गए? नॉर्थ अमेरिका वाले जो एनिमल्स थे वो भी आ गए। तो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स ने जो साउथ अमेरिका में जो एनिमल्स रह रहे थे ना उनको खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया, खुद कहाँ पे आ गए? साउथ अमेरिका वाली जगह पे आ गए। तो अब साउथ अमेरिका किसके अंडर में आ गया? नॉर्थ अमेरिका में। ये जो लाइन लिखी हुई है ना ओवररिडन, ओवररिडन का मतलब होता है साम्राज्य स्थापित करना। कि नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उन्होंने कहां पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया? साउथ अमेरिका में। कैसे? कि इन सबको मार करके। अब तुम बोलोगे कि अगर मरी गए थे तो हॉर्स आज क्यों मिल रहे हैं? उस टाइम पे जो मिल रहे थे वो मरे हैं, उस जगह पे जो रह रहे थे। अगर जोधपुर में कुछ होगा तो जोधपुर के लोगों के साथ में तो कुछ होगा ना, जयपुर वालों के साथ में थोड़ी ना होगा। तो साउथ अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, जोधपुर एग्जाम्पल नहीं ले तो ठीक है, तो ले लेते हैं भीलवाड़ा का। आगे अब आप चुप हो जाओ, ठीक है ना। तो जहाँ पे कोई भी घटनाएं होती हैं तो वहीं पे तो कोई दिक्कत आएगी ना, और दूसरी जगह पे आएगा क्या? तो साउथ अमेरिका में जो हॉर्स, हिप्पोपोटामस और रैबिट जो रह रहे थे उनको किसने खत्म कर दिया? नॉर्थ अमेरिका के लोग। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट। एक टाइम है प्री हिस्टोरिक टाइम। हाँ, प्री हिस्टोरिक टाइम। कौन सा टाइम? प्री हिस्टोरिक टाइम, पुराने जमाने की बात है। आपको पता ही होगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है भाई, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया में भी क्या मिल रहे थे? रेप्टिलियन मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? रेप्टिलियन मिल रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या मिल रहे थे? और आपको पता है रेप्टिलिया से ही बर्ड्स बने थे, रेप्टिलिया से ही मैमल्स बने थे। तो देखो इस रेप्टिलिया से पहले कौन से वाले मैमल्स बनते हैं? प्रोटोथेरियन। कौन से बनेंगे? प्रोटोथेरियन। कौन से बनेंगे? प्रोटोथेरियन। कौन से बनेंगे? प्रोटोथेरियन। अदर से भी कौन से बनेंगे? प्रोटोथेरियन। बन गए? अरे बन गए क्या? ये तो कब की बात है? जब ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही जगह पे थे, इधर थे। अब क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। तो ये अलग और ये अलग। देखो अब एशिया, एशिया में भी कौन पहले? रेप्टिलिया। भाई यहाँ तक का जो इवोल्यूशन होना था वो तो यहाँ पे हो गया, इसमें भी और इसमें भी। अब आगे और भी तो बनेंगे ना, तो वो कहाँ पे बनेंगे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के बाद में। रेप्टिलिया से क्या बनेंगे? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया के बाद में मेटाथेरिया। मेटाथेरिया के बाद में यूथेरिया। प्रो मेटा यू ऐसे सुना होगा ना। ये थोड़े बहुत पुराने, ये मिडिल और ये सबसे एडवांस, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो यूथेरिया बने थे ना वो कैसे नेचर के थे? कार्निवोर्स। कैसे थे? कार्निवोर्स थे। तो इन्होंने क्या किया? मेटाथेरिया को भी खत्म कर दिया और प्रोटोथेरिया को भी खत्म कर दिया। ये तो कहाँ की बात है? एशिया की। अब अपन बात करेंगे किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी कौन थे? रेप्टिलिया थे। रेप्टिलिया से क्या बनेंगे? प्रोटोथेरिया। प्रोटो से मेटाथेरिया, मेटा से यूथेरिया। अब देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ये भी सरवाइव किए, ये भी सरवाइव किए, ये भी सरवाइव किए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू नो कंपटीशन।
फॉर फूड, क्योंकि सबकी फूड हैबिट थी वो क्या थी, अलग अलग थी। इधर क्या थी, ये कार्निवोर्स थे तो ये तो जो भी मिलेगा सबको खाएंगे, तो ये मिल गए तो उनको ही खत्म कर दिया। तो देखो यहाँ पे तो क्या खत्म होते गए, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया खत्म होते गए, मतलब अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे सर्वाइव किए। ये किसकी वजह से हुआ था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ था। और ये भी किसकी वजह से हुआ था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ था। और ये क्या है कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे पहले एक सिंगल लैंड मास का पार्ट थे, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गए। ये याद रखना किसकी वजह से सेपरेट हुए थे, वो सी वाटर की वजह से। किसकी वजह से हुए थे, सी वाटर की वजह से। करो फटाक से नोट। तो आज अपन शुरू करेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सभी को क्या है, शांति बना के रखनी है, समझने पे ध्यान देना है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले अपन जो थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है लामार्किज्म। बातें नहीं करनी है, या फिर इसी को भी बोला जाता है बातें नहीं करनी है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो देखो ये जो थ्योरी थी, सबसे पहले तो ये देखना है अपन कि अपन पढ़ किसके बारे में रहे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। लिखना बंद करिए, लिखने का टाइम दिया जाएगा, समझने पे ध्यान दो। जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है कि उस एक सिंगल सेल से पूरी की पूरी पॉपुलेशन कैसे बनी है उसके बारे में पढ़ना है। एक होता है केमिकल एवोल्यूशन, एक होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और एक होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में हमने देखा था कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बने थे। फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हमने देखा था कि उस कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि उस फर्स्ट लाइफ से या फिर फर्स्ट सेल से बाकी की पॉपुलेशन कैसे बनी है, बाकी का ओरिजिन कैसे हुआ है। इसके लिए सबसे पहले जो थ्योरी आती है लामार्किज्म आती है। मैंने बोला है कि सबसे पहले जो थ्योरी आती है, इसका मतलब ये अकेली तो नहीं है, सबसे पहले बोला था मतलब इसके बाद में और होंगी। अगर ये सही होती तो बताओ हमें सेकंड वाली पढ़ने की जरूरत पड़ती। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन कमियों को जानने से पहले ये बताता क्या उसके बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि थ्योरी का नाम है लामार्किज्म। क्या है, लामार्किज्म, और इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये जो थ्योरी दी गई थी, एक साइंटिस्ट हुआ करते जिनका नाम था लामार्क। क्या था, लामार्क। ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। क्या थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इनकी एक बुक भी थी। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ मैं सारा लिखवाऊंगा भी, अभी आपको क्या है सुनना है, फिर आप लिखेंगे, फिर मैं वापस से समझाऊंगा। तो इनकी एक बुक पब्लिश की थी, फिलोसफी जूलॉजी क्यू। क्या नाम था उसका, फिलोसफी जूलॉजी क्यू। और ये जब पब्लिश हुई थी 1809 में हुई थी। कब हुई थी, 1809 में। इधर से लामार्क की बुक पब्लिश हो रही थी और उधर से डार्विन पब्लिश हो रहे थे। मतलब डार्विन का जो बर्थ हुआ था वो भी कब होगा, 1809 में होगा। डेट वगैरह में सब आपको बता दूंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो इनके बुक का जो नाम था वो क्या था, फिलोसफी जूलॉजी क्यू। लामार्क ने कुछ अपने थ्योरी में कुछ बातें बताई थी, जिनमें 4 बातें थी। पहली बात ये होती है इंटरनल वाइटल फोर्स। कौन सी बात थी, इंटरनल वाइटल फोर्स। लिखना नहीं है क्योंकि गड़बड़ी कर दोगे। 4 बातें कौन कौन सी है। पहली बात थी इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या होता है अभी सब पता लग जाएगा। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था, एक तो क्या है इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा क्या है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट
एंड न्यू नीड्स। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तीसरा पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया था वो था थ्योरी। ये थ्योरी क्या? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बातें अभी भी नहीं करनी है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहले इन चारों पॉइंट को समझते हैं। जो लैमार्क ने अपनी थ्योरी में चार बातें बताई थी, सबसे पहली है इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, तीसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहली बात, इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। चारों में से कौन सा है? ये वाला है। इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होना, और वो भी कौन से वाले कैरेक्टर? एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन से वाले कैरेक्टर? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब समझ में आता है कैरेक्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इननेट, एक होता है एक्वायर्ड। इननेट जो आपको बाय बर्थ मिलता है, एक्वायर्ड जो आप आफ्टर बर्थ गेन करते हो ड्यूरिंग द लाइफ। तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने, मैं नहीं बता रहा हूं, ये कौन बता रहा है? लैमार्क बता रहा है। लैमार्क ने मेरे को बता दिया है, अब मेरा काम क्या है? लैमार्क की बातें आप तक पहुंचाने का। ये कहानी किसकी है? लैमार्क की है। बता कौन रहा है? आप तैयार हो सुनने के लिए? लैमार्क ने बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में, ध्यान से सुन लेना, समझ में आएगा तो क्लास के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं आएगा। लैमार्क ने बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, आंतरिक जैविक शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है। जैसे कि दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। मान के चलिए अगर मैं किसी को, आप में से नहीं, किसी और को अचानक से पानी में डाल देता हूं, डाल दिया, तो उसके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि काश मेरे गिल्स होते, काश मेरे फिन्स होते, काश मेरे फ्लिपर्स होते तो मैं इस पानी में तैर पाता। अगर मैंने किसी को इस बिल्डिंग के ऊपर छत से ले जा करके नीचे छोड़ दिया, तो जब वो नीचे जा रहा है उसके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि काश मेरे पंख होते तो मैं उड़ता। ये आएगा ना। तो लैमार्क भाई साहब जो है वो बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है? इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, जिसकी वजह से, अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या आया था? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जब आप नॉर्मली ह्यूमन स्पीशीज कहाँ पे रहती है? लैंड पे रहती है, नॉर्मली लैंड पे रहती है। अब उसका मैंने, जैसे उसको मैंने हवा में छोड़ दिया तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ ही नहीं हुआ? हो गया। अब उसकी नई नीड क्या है कि काश उसके क्या होने चाहिए थे? पंख होने चाहिए थे। तो लैमार्क भाई साहब जो बोलते हैं कि जब भी आप नए नए एनवायरनमेंट में जाते हो, जो भी आपकी नई नई नीड्स होती है, नई नई डिजायर्स होती है, नई नई जरूरतें होती हैं, उनके बारे में आप सोचिए सोचिए सोचिए, और आपकी बॉडी के अंदर क्या है? इंटरनल वाइटल फोर्स है। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आगे सुनो। फिर इन्होंने लैमार्क ने ही बताया कि जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा करते हैं वो ऑर्गन और ज्यादा डेवलप होता चला जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का डिसयूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं, वो ऑर्गन धीरे धीरे हौले हौले लेस डेवलप होता चला जाता है, वेस्टिजियल होता चला जाता है। ये तो बात सही है। सही है? नहीं है। आप अपने दिमाग का इतना सारा यूज करते हो, क्या आपका जो दिमाग का साइज है, आपका जो ब्रेन का साइज है, क्या बड़ा होता जा रहा है? क्या आप आंखों से पूरे दिन तक देखते रहते हो? क्या आपकी आंखें निकल करके बाहर आ गई हैं? क्या नहीं आई? आ गई है क्या? कि जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करेंगे वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा, और जिस ऑर्गन का हम यूज नहीं करेंगे वो लेस डेवलप होता चला जाता है। फिर इन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स आप ड्यूरिंग द लाइफ गेन करते हो अपनी लाइफ में, वही कैरेक्टर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हो।
ये सही बात है। इन्होंने फिर इसको, इन चारों लाइन को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जिनके बारे में आपको पता है कि जो जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है, जो जिराफ के जो फोर लिम्स है उनकी जो लेंथ होती है वो इसी वजह से होती है कि मान के चलो, सुन रहे हो ना तुम, कि जो जिराफ था वो पहले कितनी साइज का था, इतनी साइज का था, कुत्ते के बराबर था। किसी को ऑफेंड नहीं होना, मैं कुत्ते की जगह डॉगी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो डॉग के बराबर की साइज का था। अब एक बात बताओ, जो वो जिस साइज का होगा, जिराफ खाते क्या है, पेड़ों की पत्तियां, जिनको बोला जाता है फोराज ट्री ऑफ लीव्स, ठीक है, उन ट्री लीव्स को वो खाते थे। तो जो जितनी साइज का रहेगा उतनी हाइट तक जितनी भी ट्री की जो लीव्स रहेंगे उनको तो वो खा लिया है। अब वो तो उन्होंने क्या कर दिए, खत्म कर दिया। अब उनकी क्या नींव, अब क्या वहां पे जो पत्तियां थी या फिर जो पेड़ थे वो खत्म हो गए, वो नहीं हुए, लेकिन जिस हाइट तक उनकी हाइट थी वहां तक के तो क्या हो गए, सारे खत्म हो गए। अब उनका क्या है, इफेक्ट पड़ेगा किसका, एनवायरनमेंट का। अब वो उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर वाले पेड़ पे तो अभी भी पत्तियां हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो क्या पड़ा, उसका इफेक्ट पड़ा ना। अब उनकी यूनिट क्या है कि काश हमारी हाइट होती, काश मेरे जो फोर लिम्स है इनकी लंबाई ज्यादा होती तो मैं उनको ऐसे खा लेता। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हौले हौले इंटरनल वाइटल फोर्स लगाया। उन्होंने सोचा कि मेरी गर्दन लंबी हो जाए, उन्होंने सोचा कि मेरे अग्रपाद बोले तो फोर लिम्स लंबे हो जाएं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि सोचने से काम चल जाता, थोड़ी सी मेहनत भी करी थी। मेहनत में क्या करेंगे, उनके जो फोर लिम्स और उनके जो गर्दन है वो ऐसे ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे किया होगा, और ऐसा एक ही बार करने से नहीं हो गया है, लॉन्ग टाइम तक ऐसे वो करते रहे होंगे, करते रहे होंगे, करते रहे होंगे, करते रहे होंगे। उन्होंने अपने गर्दन का, उन्होंने अपने फोर लिम्स का ज्यादा यूज किया, ज्यादा यूज किया, ज्यादा यूज किया। और अभी तो लैमार्क ने बोला था कि जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करते हो वो क्या है, ग्रोथ करने लग जाता, वो क्या है, मोर डेवलप हो जाता। तो उन्होंने अपनी नेक वाले रीजन का, उन्होंने अपने फोर लिम्ब का ज्यादा यूज किया था, और एक टाइम के बाद वो क्या हो गए, इलोंगेटेड हो गए। और फिर आजकल जो आप देखते हो, अच्छा ये बताओ, उनकी गर्दन का लंबी होना, उनके फोर लिम्स का लंबा होना, ये इनका इननेट कैरेक्टर था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर था? पर उन्होंने बताया तो था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो आजकल की जो आप जनरेशन देखते हो जिराफ की, क्या कोई इतनी साइज का है क्या? सारे के सारे ही लंबी गर्दन और लंबे फोर लिम्स वाले होते हैं। बात सही है इसकी। इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था, क्या दिया था, दूसरा एग्जांपल भी दिया था कि पहले की जो बर्ड्स थी ना वो कहाँ पे रहती थी, लैंड पे ही रहती थी, टेरेस्ट्रियल मीडियम पे ही रहती थी। लेकिन उन्होंने क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। कंपटीशन होने लगता है तो क्या लगता है कि वहां से छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाए। तो उन्होंने दूसरी जगह कौन सी वाली चुनी, पानी वाली चुनी। कौन सी वाली, पानी वाली। अब देखो, जिस जो नॉर्मली कहाँ पे रहता है, टेरेस्ट्रियल मीडियम में रहता है, अगर वो पानी में चला जाएगा तो बताओ उसको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी ना। तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उन्होंने क्या सोचा, अपने जो टॉर्च थे उनको ऐसे स्प्रेड करना, स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया था, जिनकी वजह से धीरे धीरे हौले हौले उनके बीच में क्या डेवलप होगा, यहाँ पे वेब का फॉर्मेशन हो गया, नेटवर्क बनने लग गया। और आजकल के जो आप चिड़िया वगैरह देखते हो उनमें देखना क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे वेब का फॉर्मेशन मिलेगा। इंटरनल वाइटल फोर्स था, उन्होंने इसको स्ट्रेच किया होगा, स्ट्रेच किया होगा, स्ट्रेच किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पड़ा था, नए एनवायरनमेंट में चले गए तो उनकी क्या हो गई, न्यू नीड हो गई कि काश हमारे पैरों में क्या होता, नेटवर्क होता तो आराम से हम तैर पाते। और उन्होंने उसका बार 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 क्या किया होगा, यूज किया होगा। और जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हैं वही क्या हो जाता है, ज्यादा डेवलप हो जाता है। अच्छा, इनमें वेब का फॉर्मेशन होना क्या इननेट कैरेक्टर था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर था? एक्वायर्ड कैरेक्टर था। और आजकल की जो आप देखते हो बट सभी में क्या आ जाते हैं, वेब का फॉर्मेशन मिलता है। तो बताइए एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? तीसरा उदाहरण उन्होंने बताया था कि जो आजकल आप जो स्नेक देखते हो, जो सांप देखते हो, वो विदाउट लिम्स होते हैं। उनके क्या लेग्स होती हैं क्या? नहीं होती हैं। पहले होती थी, क्योंकि स्नेक इज ए पार्ट ऑफ रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के अंदर जो आते हैं वो टेट्रापोडा में आता है। टेट्रापोडा बोले तो 2 फोर लिम्ब होते हैं और 2 हाइंड लिम्ब होते हैं। क्या आप सबको पता है ये? तो ये कैसे गायब हुए उसकी भी लैमार्क ने एक कहानी बताई है मुझे, जो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बताया था कि आप नॉर्मल सी बात है कि जो स्नेक है,
वो ना तो हमारे घरों में मिलेगा, ना ही किसी मार्केट में मिलेगा। वो ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? जंगल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जंगल में। सुन रहे हो ना तुम? वो जंगल में पाया जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, उस सांप के पीछे कोई प्रेडेटर लग गया। अब सांप आपको पता है कहाँ पे रहता है? झोपड़ी में तो रहता नहीं है, बिल बना करके रहता है। कहाँ पे रहता है? बिल बना करके रहता है। तो वो भागा भागा आया, हड़बड़ी में आया। पहले उसके हाथ और पैर दोनों थे। भागा भागा आया, हड़बड़ी में आया और बिल में घुसा। जब बिल में घुसा तो उसकी मुंडी तो घुस गई, लेकिन हाथ और पैर तो ऐसे रहेंगे ना। अरे ऐसे करके नहीं आता है, वो शक्तिमान नहीं बनता है, ऐसे होगा ना। अरे आपने लेजर्ड वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह तो देखे होंगे ना, तो ऐसे रहेंगे। अब उसकी मुंडी तो एंटर कर चुकी है बिल में, लेकिन हड़बड़ी में आया था। मैंने पहले ही मेंशन किया कैसे आया था? हड़बड़ी में आया है, जल्दी में आया है। जल्दी जल्दी में मुंडी तो एंट्री हो गई, वही अटक गया। इधर से अटक गया तो जो उसके पीछे पड़ रहा था उसने उसको पूछ से वापस से बाहर निकाला कि क्या भाई बच गया? नहीं बचा, और उसको खत्म कर दिया। ये जो प्रोसेस था, ये कुछ स्नेक के बच्चे देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बच्चे देख रहे थे। अंदर से बिल से पापा आ जाओ, लेकिन पापा कैसे आए? पापा तो हो गया। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनके बच्चों ने या फिर उनकी जो सोसाइटी थी, सांप की सोसाइटी, उन्होंने सोचा कि काश हमारे हाथ पैर ही नहीं होते तो आज हमारे पिताजी हमारे बीच में जिंदा होते। उनकी जान का कारण, जान जाने का कारण क्या थे? हाथ पैरों का होना। तो उन सब ने मिल करके सामूहिक डिसीजन किया कि हम आज के बाद हाथ पैरों का यूज नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं अपने पापा, सांप ने कहा थी कि हम आज के बाद अपने हाथ और पैरों का यूज नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या सोचा? मतलब कि इंटरनल फोर्स है। अब एनवायरनमेंट उनके लिए बदल गया ना, क्योंकि अगर सेम एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो मारे जाएंगे। एनवायरनमेंट बदल गया तो अब क्या न्यू नीड क्या हुई है कि हाथ पैरों का यूज मत करो। और जिस ऑर्गन का वो यूज नहीं करेंगे वो धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। अच्छा, उनके हाथ पैर का यूज नहीं करना वो इनेट कैरेक्टर था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर था? एक्वायर्ड कैरेक्टर था। तो बताओ, आजकल के जो आप सांप देखते हो, आजकल के जो स्नेक देखते हो आप, उनमें हाथ पैर आते हैं क्या? नहीं आते हैं। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, आपको लग रहा होगा कि सर क्या दिक्कत थी? सही तो बताया सब कुछ, उसने सही बताया है ना। लेकिन आपको पता है जब कोई लोग दुनिया में अच्छा काम करते हैं तो उनकी टांग खींचने वाले ऑलरेडी पैदा हो जाते हैं। मैंने बोला है ऑलरेडी पैदा हो जाते हैं, मतलब पैदा हो चुके हैं। अब उनका काम क्या है? कुछ अच्छा काम कर रहा है, अभी मैं आता हूँ तेरे काम में गलतियां निकालूंगा। ऐसे ही इसके काम में भी कुछ गलतियां निकाली गई। सबसे पहले जो गलतियां निकालने वाले होते हैं साइंटिस्ट, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिटिसाइज करना। क्या बोला जाता है? क्रिटिसाइज करना। तो इसके क्रिटिसिज्म में आए थे सबसे पहले एक साइंटिस्ट, अगस्त बीसमान। क्या आए थे? अगस्त बीसमान। इन्होंने बताया था कि लैमार्क बेटा, क्योंकि बीसमान बड़े थे, कि लैमार्क एक बात बता, तू बोल रहा है कि जिस ऑर्गन का हम यूज नहीं करते हैं वो ऑर्गन खत्म हो जाएगा, वो ऑर्गन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा। तो उसने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? चूहों पर। उसने चूहे की 22 जनरेशन तक उनकी पूंछ को कट किया। फिर भी उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में चूहों की पूंछ आ रही है। लैमार्क ने क्या बोला था कि जिस ऑर्गन का यूज नहीं करेंगे, अब हमने उसकी पूंछ काट दी तो बताओ वो पूंछ का यूज कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। और जिस ऑर्गन का यूज नहीं किया है, पूंछ का काटना इनेट कैरेक्टर है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है? एक्वायर्ड कैरेक्टर है। लेकिन देखो, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जिस ऑर्गन का अपन यूज नहीं करते वो खत्म हो जाना चाहिए था ना। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जिस ऑर्गन को आपने ड्यूरिंग द लाइफ गेन किया है वो ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए था ना। लेकिन उसके बाद में भी उसने 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, फिर भी अगली जनरेशन में चूहे की पूंछ आ ही रही थी। तो ये पहला इसका क्या मिल गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा आपका ही है। जैसे कि अपन बात करते हैं इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो इसमें नाक और कान को सजाया जाता है ना, बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना एंड नोज।
बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना मतलब नाक और कान को जो छिदवाने का प्रोसेस है, क्या वो इनेट होता है कि एक्वायर्ड होता है? एक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जिस लेडीज ने इस जनरेशन में बोरिंग करवाई है ना, नाक कान को छिदवाया है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें अगर बच्ची हुई तो उसके ऑलरेडी बोरिंग की हुई आएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेमार्क तो ऐसा होना चाहिए था ना? अरे होना चाहिए था ना। अकॉर्डिंग टू लेमार्क तो ऐसा भी तो होना चाहिए था ना। जो आप ये तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, ये आपकी नीट की तैयारी करना, या फिर जैसे कि आप बचपन से फिजिक्स जानते थे क्या? बचपन से जूलॉजी जानते थे क्या? नहीं जानते। ये आपने जूलॉजी को पढ़ा है, इसको इनेट किया, ये इनेट है कि एक्वायर्ड है? एक्वायर्ड है। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर आपके बच्चों में आ जाना चाहिए था। कोई भी अगर डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, ये उसका जो कैरेक्टर है उसमें इनेट था कि एक्वायर्ड था? एक्वायर्ड था। तो उसके बच्चे भी डॉक्टर वाली जो नॉलेज है वो लेके पैदा होने चाहिए थे। ऐसा होना चाहिए था ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये बात गलत है। विश्वमान ने बताया था कि जो सेल होती है उसमें दो तरीके के प्रोटोप्लाज्म होते हैं, एक होता है जर्म प्लाज्म, एक होता है सोमेटोप्लाज्म। तो जो भी चेंज आप जर्म प्लाज्म में करते हो वो चेंज इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन जो चेंज आप सोमेटोप्लाज्म में करते हो वो चेंज इनहेरिटेड नहीं होते हैं। जर्म प्लाज्म का मतलब समझ में आता है? जर्म सेल्स, मतलब कि जैसे मेल में बात करते हैं स्पर्म, फीमेल में बात करेंगे ओवम की। अगर उनमें कोई भी चेंज करोगे तो वो तो क्या हो जाएंगे? इनहेरिटेड हो जाएंगे। लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आप गेन कर रहे हो, क्या वो जर्म प्लाज्म में चेंज हो रहे हैं क्या? वो तो किसमें हो रहे हैं? सोमेटोप्लाज्म, आपकी सोमेटिक सेल्स में हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे कि मेरी जो स्किन है इसमें मैंने कट लगा दिया, अब कट मेरा जो लगा है वो इनेट था कि एक्वायर्ड था? एक्वायर्ड था। तो मेरे बच्चों में भी कट लगे हुए आने चाहिए। पर डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चे बिना कट के ही पैदा होंगे। जैसे कि मैंने तुम में से किसी को थप्पड़ मार दिया और आपका गाल हो गया लाल, तो ये आपका जो लाल गाल है वो आपका इनेट कैरेक्टर है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है? बचपन से ही लाल तो नहीं था ना, मैंने किया है लाल। तेरा लाल था पहले से? अभी पूछना, पहले मैंने कंप्लीट तो करने थे। तो ये लाल गाल का होना इनेट कैरेक्टर है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है? एक्वायर्ड। क्या जिसका भी मैंने गाल लाल किया है उसके बच्चे लाल गाल वाले पैदा होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे फंस गया। अब फंस गया तो पर ठीक है कि मैंने तो ये बोल दिया है, अब तुम्हें सही जो बताते उससे कर देना। लेकिन इसने गलती क्या करी वो भी तो तुमको पता होना चाहिए। इसकी गलतियां पता लग गई तो देखो, तो लेमार्क में इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये दी किसने थी? लेमार्क ने दी थी। लेमार्क इज ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट। इनकी बुक का नाम क्या है मैं बता रहा हूं। फिलॉसफी जूलॉजी की। कब पब्लिश हुई थी? 1809। चार बातें कौन कौन सी थी? इंटरनल वाइटल कोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या बातें बताई थी? एग्जाम्पल कौन कौन से दिए थे? एग्जाम्पल नंबर 1, बातें अभी भी नहीं करनी है, बातें अभी भी नहीं करनी है, बोलना कुछ भी नहीं है। मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करिए साथ के साथ में। long neck and बातें नहीं करनी है।
नोट करिए भाई। लेमार्क ने ये भी बताया था कि जो ओरिजिन ऑफ जो न्यूटन था वो हुआ है, लेकिन वो उसको ड्राइव करने वाला कौन सा होता है इन तीनों में से भी, यूज एंड डिसीज ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, और ये सारा आपको जैसे कि पता था, सारा का सारा क्या था, एक तुक्का था। तो नो बॉडी बिलीव इन दिस कंजेक्टर एनीमोर। आज इसकी बातों में कोई भी बिलीव नहीं करता है, और आज के बाद आप भी नहीं कर पाओगे। लोग बातें नहीं भाई। हाँ लिख लो। हाँ लिख लो, बातें नहीं करनी है भाई।
चुपचाप से नोट करो। One person charge your device. Okay.
देखो नेक्स्ट थ्योरी है कौन सी, डार्विनियन थ्योरी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इधर सुनिए भाई, लिखना बंद करो, पहले समझ लो। तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, डार्विन की। तो जो डार्विन है, डार्विन, इसका जन्म हुआ था, डार्विन के पापा का नाम था रॉबर्ट डार्विन। क्या नाम था, रॉबर्ट डार्विन। और डार्विन की माताजी का नाम था सुसाना डार्विन। नहीं तुम्हें नहीं बोलना, मैंने बोल दिया ना, आप मन में बोलो। पापा का नाम क्या था, रॉबर्ट डार्विन, और माताजी का नाम था सुसाना डार्विन। इनकी ये 5वीं औलाद के रूप में पैदा हुआ डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये जो रॉबर्ट नाम है, इसके पिताजी का नाम है, उसमें इंक्लूड करते हैं। इससे पहले इसकी 4 सिस्टर थी, और ये इकलौता लड़का था जो कि 5वीं औलाद के रूप में पैदा हुआ। इसका जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले, 1809 में। 1809 में ये पब्लिश हुआ, और उधर से वो लेमार्क की बुक पब्लिश हुई थी। ये जो डार्विन था, इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। जब ये 4 साल का था तो इसकी माताजी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब इसके जो पापा थे वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, उस टाइम के डॉक्टर, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब उस टाइम पे तो ऐसा था कि अगर पिताजी डॉक्टर है तो वो चाहेंगे कि उनका बेटा भी क्या बने, डॉक्टर बने। लेकिन बेटा जी का तो पढ़ाई लिखाई में कोई मानी नहीं है। इसका जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, नेचर में था। किसमें था, नेचर में था। अगर आप इसको बोलोगे कि डार्विन आज का पूरे दिन तेरे को पता है क्या करना है, ये 2 पेज पढ़ने हैं बस, या फिर पूरे दिन किसी गार्डन में बैठे रहना है, तो किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, गार्डन में बैठे रहने को, क्योंकि इसको इंटरेस्ट किसमें था, नेचर में था। अब देखो एज ए फादर, उसके पापा ने क्या सोचा कि ठीक है इसका तो क्या है, इंटरेस्ट का क्या बारे पढ़, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी तो ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नोट नहीं करना है, फिर भी नोट कर रहे हैं, फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसके पापा ने इसको तैयारी भी करवाई थी, लेकिन तैयारी करने का कोई मतलब है कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो आता था क्लास में, सोता था बस और चला जाता था कि सर नोट कर लूँगा। आता था, पूछते थे इससे टीचर की समझ में आ रहा है, हाँ सर बढ़िया समझ में आ रहा है। फिर जब टीचर टॉपिक आकर के पूछते थे, सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, कोचिंग इसने छोड़ दी, लेकिन पापा के पास में पैसा अभी भी खूब है। पापा ने इसको MBBS में एडमिशन करवा दिया, पैसे दे करके। पैसे दे करके एडमिशन करवाया जा सकता है, पैसे दे करके एग्जाम पास नहीं करी जा सकती। MBBS में इसने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन जैसे तैसे करके इसने 3 साल वहाँ पे गुजार भी लिए, और तीसरे साल में 3rd ईयर में ये छोड़ करके आ गया कि पापा मेरे से नहीं हो पाएगा। कि नालायक, छोड़नी थी तो 1st ईयर में ही छोड़ देता ना, मेरा 2 साल का पैसा तो बच जाता। लेकिन पेरेंट्स होते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, तो एक काम कर, उधर थी एक कैम्ब्रिज स्कूल, मतलब जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें इसका आर्ट्स का एडमिशन करवा दिया, BA का, बैचलर ऑफ आर्ट्स का। कितने साल की डिग्री होती है, ये 3 साल की डिग्री होती है। और ये खुशी की बात है कि इसने 3 साल कंप्लीट कर भी लिए, कंप्लीट कर लिए। और ये जो बात है ये है 1831 की, कब की, 1831 की। ये उस डिग्री को देख रहा है, BA की जो डिग्री लेके आया था ना, उसको देख रहा है कि अब क्या करूँ मैं तेरा, इस डिग्री से तो मेरे को नौकरी भी नहीं मिलेगी। कहाँ मैं डॉक्टर बन रहा था, तो कहाँ मैं बेरोजगार हूँ। उसी टाइम पे टेलीफोन की घंटी बजती है, इसने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर डार्विन। अब आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि जब घर पे फ़ोन आता तो आप क्या समझते हो, पापा के लिए आया होगा कि पापा तो घर पे नहीं है, जब आएंगे तो मैं बात करवा दूँगा। इसने फ़ोन रख दिया, क्योंकि इसको उम्मीद ही नहीं है ना कि मेरे से कोई क्यों बात करेगा, मेरे को कोई क्यों फ़ोन करेगा। वो फ़ोन वापस से बजा, हेलो मिस्टर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये तो एकदम इमोशनली हो गया कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ।
बोलो क्या काम है। कि हमने सुना है कि आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, कि हाँ बिल्कुल सही सुना है। और हमने ये भी सुना है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा है, कि अरे हाँ बिल्कुल सही सुना है। तो हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं, हम एक जर्नी पर निकल रहे हैं। तो निकलो ना, तो मैंने क्या रोका है कि नहीं नहीं तुम भी चलो हमारे साथ में। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई घुमाने लेके जा रहा है तो पैसे तो आपको भी देने पड़ेंगे। कि तो घूमने में तो चल तो लूँ, लेकिन मेरे पास में पैसे कुछ भी नहीं है, कि पैसे चाहिए भी नहीं। बस ये है कि आपको इतना काम है कि हमारी टीम बन चुकी है और हमें उसमें एक ऐसे पर्सन की नीड है जो कि नेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, नेचुरल चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स। कि हम जहाँ जहाँ पर रुकेंगे वहाँ पे जो जो प्लांट्स है, जो जो एनिमल्स, उनके बारे में आप हमको बताते रहना पर। ठीक है, कि बताओ कब निकलना है। कि पहले सुन तो ले, 2 साल तक के लिए जाना है, 2 साल तक घूमना पड़ेगा जब। कि मैं तो निठल्ला ही बैठा हूँ कि जिंदगी भर घुमा लो। पापा से इसने बात करी कि पापा ऐसी ऐसी बात है। पापा भी ठीक है नालायक कहीं तो था। ये घूमने निकल गया। अब घूमने निकला तो कौन से वाले जहाज में निकला ये? HMS बीगल में। किसमें? HMS बीगल। कौन से जहाज पर निकला? ये जहाज ऊपर उड़ने वाला जहाज नहीं है, ये पानी में चलने वाला जहाज है। इसका नाम क्या था? HMS बीगल। और वो अपनी इस जर्नी की यात्रा करता है गुड फ्राइडे के अगले 2 दिन। गुड फ्राइडे कब आता है? 25 दिसंबर को। इसने जर्नी कब स्टार्ट करी? 27 दिसंबर 1831 को। बात कितने साल की हुई थी? 2 साल की। और घूमा भाई सब 5 साल तक। और वापस लौट के आया गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1836। देख लो, वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले, गुड फ्राइडे से 2 दिन बाद में, और एग्जैक्ट गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को आ चुका है। और ये घूमा था कौन कौन सी जगह पर? साउथ अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस आइलैंड। आपको पता होगा गैलापागोस पे तो उसने कुछ चिड़िया देख ली थी कि आज से ये चिड़िया मेरी हुई और इसका नाम मेरे नाम से डार्विन फिंच रख दिया है। सारा सब कुछ हो गया है, घूम करके भी ये आ गया है। अब घूम करके आ गया है, जिसका काम क्या दिया था इसको कि जो भी आपको प्लांट और एनिमल्स मिले उनके बारे में हमें बताना है। बताना तो ऐसे नहीं कि साथ के साथ में एक्सप्लेन करते जाना कि देखिए तो चिड़िया है, इसको डार्विन फिंच बोलते हैं, ऐसा नहीं। लिखित में चाहिए उनको, बुक में चाहिए, आर्टिकल्स पब्लिश होने। अब वही बात आएगी, जब इसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो बताओ ये बुक लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। अब इसको बुक लिखने की क्योंकि कंडीशन पहले ही लगा दी थी उन्होंने कि क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसको जरूरत पड़ेगी किसकी? ऐसे लोगों की जिन्होंने पहले से बुक लिख रखी है। भाई आपको तैयारी करनी है तो पहले से कंटेंट भी तो होना चाहिए ना आपके पास में। जैसे आप किसको फॉलो करते हो? NCERT को, क्योंकि उसी से सिलेबस आएगा। तो इसको बुक लिखने से पहले कुछ राइटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसने हेल्प ली थी किसकी? एक तो माल्थस था। ये इन्फ्लुएंस किसकी बुक से हुआ था? उसकी बुक कौन सी पढ़ी थी? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि किसके द्वारा रिटन है? माल्थस के द्वारा। और एक और थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जो कि किसने लिखी थी? चार्ल्स लेन ने। इन दोनों बुकों के बारे में उसने पढ़ा, थोड़ा सा बहुत उसको नॉलेज आया कि भाई बुक ऐसे लिखी जाती है, लिख दी फिर बुक। और ये जो काम देख रहा था ना, ये जो घूम रहा था, इसी के साथ में एक और साइंटिस्ट एक दूसरी जगह पर, जिसका नाम है मलय आर्किपेलागो। क्या है? मलय आर्किपेलागो। और इसका नाम है अल्फ्रेड वालेस। क्या है? अल्फ्रेड वालेस। जो चीज डार्विन ने ऑब्जर्व करी थी वही चीज इसने भी ऑब्जर्व कर ली। कहां पर? मलय आर्किपेलागो पर। लेकिन ये थोड़ा क्या है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। आपको पता है उस टाइम पे जिसके पास में पैसा है उसका ही जलवा रहता था। तो इसने बोला कि अगर मैं अपनी बुक लॉन्च करूंगा तो ये जो सामने जो डार्विन है इसके सामने मेरी बुक चल ही नहीं पाएगी। तो इसने क्या पता है क्या करा कि मैं अपना जो है कंक्लूजन, जो भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है वो भी किसको भेज देता हूँ? डार्विन को ही। कम से कम उस बुक में मेरा नाम तो आ जाएगा। तो इसने क्या किया, जो भी सेम कंक्लूजन थे इसके भी, तो इसने क्या किया, इन कंक्लूजन को चार्ट की फॉर्म में लिखा
और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और किसको भेज दिया, डार्विन। ये याद रख लेना किस फॉर्म में भेजा था, चार्ट की फॉर्म में। पहुंच गए। अब डार्विन के पापा के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, उसकी बुक लॉन्च करवा देते हैं वो 1859 में। नहीं लिखा है कब है, 1859 में। इसने बताया था कि जो भी चीज मैंने देखी है ना वही मैंने बुक में लिख दी है। जो चीज मैंने देखी है वही मैंने क्या लिख दी है, बुक में लिख दी है। तो ये सारे के सारे क्या है, जो भी मैं आपको बुक में बता रहा हूँ वो सारे क्या है, फैक्चुअल है। ऐसा नहीं कि तुम मेरे पास में आ जाओ कि ये कैसे हुआ, मैं नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने बताया था कि ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन वर फैक्चुअल। जो मैंने देखा वो मैंने लिख दिया है। वो मेरे को चिड़िया ऐसी दिखी थी तो मैंने बता दी है। ज्यादा जानकारी भी खुद जा करके देख लो, दिक्कत है तो। उसने अपनी बुक में ये भी लिख दिया है। इसके जो बेसिक पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन से थे, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। कौन कौन से थे, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। आगे इसने बताया था कि डार्विन ने किन किन बातों के बारे में बताया, ओवर प्रोडक्शन के बारे में बताया था, स्ट्रगल फॉर दी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, वेरिएशन एंड हेरिडिटी के बारे में बताया, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमें उस एक सिंगल सेल से बाकी की सेल बनानी है, नई नई स्पीशीज का ओरिजिन करवाना है। तो डार्विन ने बताया, जैसे लैमार्क ने बताया था वैसे ही डार्विन ने भी कुछ कुछ बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि हर एक स्पीशीज के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, इनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ओवर प्रोड्यूस कर सकता है, अनलिमिटेड प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये आपने जो प्रोजेनी है वो तो अनलिमिटेड या फिर ओवर प्रोड्यूस कर दी, लेकिन इनमें इनके सर्वाइवल के लिए, इनके एग्जिस्टेंस के लिए अब क्या होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन होगा। क्यों होता है कंपटीशन, क्योंकि आपको पता है कि नेचर में जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्स के लिए क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, compete करना पड़ेगा। और ये जो कंपटीशन होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो खुद की स्पीशीज में, भाई खुद की स्पीशीज में होता है ना। जैसे कि आपके अगर किसी की फैमिली में 4 बच्चे हैं, क्या है, 4 बच्चे हैं और पापा केवल 2 ही चॉकलेट लेके आए, तो बताओ आधी आधी भी नहीं कर सकते उसको, तो क्या होगी, उसमें कॉम्पीट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक, खुद ही एक ही स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होता है। अब ठीक है, बहुत लड़ाई कर ली, जैसे आपने देखो ना कुत्ते लड़ते रहते हैं एक बिस्किट के लिए, एक बिस्किट डालो तो 2 कुत्ते लड़ लेंगे, वो क्या है, सेम ही तो है। तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। दूसरा होता है कि चलो ठीक है, कुत्ते में लड़ाई हुई, एक कुत्ता जीत गया, अब कुत्ते की अदर स्पीशीज के साथ में लड़ाई होगी, तो ये हो जाता है इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन चल रहा है अभी खुद का एग्जिस्टेंस के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। कर रहे हैं। फिर क्या आ जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, उसने आपस में सेम स्पीशीज के साथ में लड़ाई कर ली, उसमें जीत गया, अदर स्पीशीज के साथ में लड़ाई कर ली, उसमें भी जीत गया। और अब क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जैसे कि टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, कोल्ड में भी उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, कभी कभी बीच में भूकंप आ जाता है, उसमें भी उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, कभी कभी बीच में बाढ़ भी आ जाती है, सुनामी भी आ जाती है, उसमें भी उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। इन तीनों में भी वो क्या कर लिया है, सर्वाइव कर लिया है। वो सर्वाइव क्यों कर पाया है, क्योंकि उसके पास में क्या थी, वेरिएशन थी, कुछ ना कुछ उसमें अलग था बाकी लोगों से। फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि मेरे पास में हाथ हैं दोनों, और एक कोई पर्सन आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया जिसके हाथ ही नहीं है और ना ही पैर हैं, और आप बोलते हो कि सर वहाँ पे बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है, जा कर के ले लो। बताओ वो वाला जल्दी ले पाएगा कि मैं ले पाऊँगा? मैं ले पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास में क्या है, उससे कुछ चीजें अलग है। क्या अलग है, वेरिएशन है। अरे क्या है, वेरिएशन है। और ये जो वेरिएशन है क्या मैंने आफ्टर लाइफ में गेन करी है कि बाई बर्थ मिली है? बाई बर्थ मिली है, जो कि कैसी थी, हेरिडिटी।
इसकी वजह से मैंने क्या कर पाया, इस स्ट्रगल को मैं अपनी एग्जिस्टेंस बना पाया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने बिस्किट खा लिया है तो पेट मेरा भर जाएगा, वो भाई साहब बेचारा भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। और ऐसा तो हर बार ही होगा ना, उसको मैं लेने दूंगा क्या? वो हर बार आएगा तो कौन जीतेगा? अपनी जीतेगा। और जब जीत अपनी रहा है तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? अपन को ही करेगी, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग फिट कौन है? मैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वही क्या रहेगा? सरवाइव करेगा। मतलब उसी को क्या करेगी? नेचर सेलेक्ट करेगी। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है? अपन को। और नेचर के अकॉर्डिंग जो फिट होता है उसी को चांस मिलता है आगे रिप्रोड्यूस करने का, और जो ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा उसी की तो नई नई प्रोजेनी बनेगी, और जिसकी नई नई प्रोजेनी बनती है उसी की तो नई स्पीशीज बनेगी। और टॉपिक हम यही तो पढ़ रहे थे कि उस एक स्पीशीज से नई स्पीशीज कैसे बनती है। तो हर एक ऑर्गेन्स के अंदर क्या होता है? ओवर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो जो पॉपुलेशन, जो ग्रोथ है वो कैसे ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी ना, फिर तो आगे से आगे ग्रोथ होती जाएगी। लेकिन अगर अपन रियलिटी में बात करते हैं तो क्या ये जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है? क्या नहीं होती। वो कैसी होती है? स्टेबल होती है, एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशंस। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशंस, जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है। उनको खुद का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कम्पीट करना पड़ता है। ये पहले, सबसे पहले खुद की स्पीशीज के बीच में होता है, फिर अदर स्पीशीज के बीच में होता है, और तीसरा आ जाता है एनवायरनमेंट के साथ में। इन तीनों में भी जो सर्वाइव कर जाता है वो क्यों सर्वाइव किया है? क्योंकि उसके पास में जो बाकी लोग सर्वाइव नहीं कर पाए हैं उनके अलावा क्या थी? वेरिएशन थी, जो कि उनको इनहेरिटेड थी। अब जो सर्वाइव कर जाएगा उसी को नेचर ने क्या कर लिया है? सेलेक्ट कर लिया है। और जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है उसी को आगे चांस मिलता है रिप्रोड्यूस करने का, और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसी की नई नई प्रोजेनी बनेगी, और जिसकी नई नई प्रोजेनी बनती है उसी से क्या हो जाता है? नई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हो जाता है। करो नोट। फोटो